इतनी सरल नहीं चीजें। नेता है, नेता तो कुछ भी बोल सकते भाई। नेताओं को इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आजादी हासिल है। ये घर की बालकनी में गमलों में गोभी उगा के करोड़ों रुपया आ गया। बोले रुपया कहां से आया? बोले घर के बालकनी के गमलों में गोभी उगाया। क्या हमने ट्रकों गोभी सर्दी में बिकते देखा, कौड़ियों के दाम है। वो घर की बालकनी में उगा के बड़े आदमी हो गए। अब ऐसी अर्थव्यवस्था को तो प्रणाम करना पड़ेगा। फिर ऐसा मंत्र किसी के पास नहीं कि बालकनी में गोभी बेच के अरबों करोड़ों आ जाएंगे। जब हुई थी या नहीं हुई थी, उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने गोभी उगाई थी, उसी तरीके से प्रियंका गांधी ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसे राणा कपूर ने खरीदी थी यस बैंक ने। प्रियंका जी ने उसके बाद दोबारा कभी पेंटिंग नहीं बनाई जो करोड़ों में बिकती है। अब मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक दीपक जी, मैं सैफ खान साहब कहती हूँ, आपको सलाह दूंगा तत्काल एक मुकदमा दायर करिए। क्या यहां मत कहिए, तत्काल एक मुकदमा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जहां से सोनिया गांधी है, जहां से राहुल गांधी, जहां से प्रियंका गांधी प्रभारी थी, वहां वही स्थिति है 100 में 2। और कह रहे हम जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी झूठे हैं। अरे कैसा नहीं कहो महाराज, रुक जाओ। योगी मॉडल की सफलता को विपक्ष देखकर भी देखना नहीं चाहता। जिस तरह योगी जी ने यूपी के गुंडा राज को खत्म कर यूपी को विकास की राह पर चला दिया, इसी पे जोरदार बहस सुनिए जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस और सपाइयों की लगाई क्लास। दो चीजें मुझे लगती हैं बड़ी प्रामाणिक होती हैं। एक तो जनादेश। क्या सरकार ने अच्छा काम नहीं किया हो तो गंगा में खड़ी हो जाए, फिर भी उसको दोबारा जनादेश नहीं मिल सकता। दोबारा जनादेश मिले कि जिस सरकार को मानिए उसने बीते 5 साल अच्छा काम किया, जनता खुश थी, इसलिए दोबारा उसको चुना। बाकी कौन क्या करा फिर उसकी बात का वजन नहीं रह जाता। दूसरी बात होती है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का 6 साल में निर्यात 3 गुना बढ़ा तो वो कांग्रेस को भी मानना है बढ़ा, भाजपा को भी मानना है, और सपा को भी, और बसपा को भी, और आरएलडी को भी। ऐसा तो नहीं कि आधा कुछ झूठा ला देगा। सबसे पहले मैं जो आज फिर ये बातें सुन रहा हूँ, अभी क्राइम की भी बातें हो रही थी, बहरहाल क्राइम के ऊपर पूरी पिक्चर के ऊपर बात करिए ना। महिलाओं पे जो 24% बढ़ गया है या SC/ST की महिलाओं पे 27% बढ़ गया, वो बात नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। अभी क्राइम के ऊपर बात कर रहे थे, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है विधानसभा में बैठे हुए, मगर यहाँ पे पैनल पे कोई भी जो है वो बात नहीं करेगा, क्योंकि फेवरिज्म करने की राजनीति जो है वो हम देख रहे हैं। वो भी हम ठीक कर देंगे, 2024 में ठीक करेंगे, फिक्र मत करें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो अभी ये बात कर रहे थे, क्या वो वैसी बात कर रहे थे जैसे निर्मला सीतारमैया ने जो है पार्लियामेंट में बोला था हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, जिसपे पी चिदम्बरम साहब जो है हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि हर 4 या 5 साल में एक चीज होती है मैजिकल कंपाउंडिंग, जो कोई भी मनी लेंडर जो है बता देता है कि हर 4 से 5 साल में जो है आय जो है डबल हो जाता है। जिसका मौजूदा एग्जांपल 2003-2004 $6.18 बिलियन थी, जो है $1.22 बिलियन हर 4 साल में जो हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ी। ऐसी ही हर 4-5 साल में हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, नेचुरल है। मगर कितने परसेंटेज वाइज जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी या बाकी के राज्यों में, जिसकी आप बात कर रहे थे। जो सैफ खान साहब ने बात करने की कोशिश की उसमें एक विसंगति है। इतनी सरल नहीं चीजें। नेता है, नेता तो कुछ भी बोल सकते भाई। नेताओं को इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आजादी हासिल है किसी पार्टी को। बिहार का मैं आंकड़ा देख रहा था, इतना सरल नहीं, गुलगुला थोड़ी ना है कि चाहे जो बना लेगा। चिदम्बरम कह गए, अरे चिदम्बरम कहने से क्या होता। मैं बिहार को देख रहा था, 50 साल से, दीपक रंजन 50 साल से पिछड़ों की सरकार है बिहार में। किनकी? रुक जा भैया, भी नहीं आएंगे आपके पास। पिछड़ों की, ठीक, लीडरशिप पिछड़ों के हाथ में 50 साल से। वहां के प्रति व्यक्ति की सालाना आय मालूम क्या है? 50,000 रुपया 2023 में, पता है? वहां हर 4 साल में डबल क्यों नहीं होगा जो चिदम्बरम की जेब में फार्मूला था? तब तो वहां 5 लाख हो जाना चाहिए था। नहीं, 50,000 का मतलब समझ रहे, 12×4=48, लगभग 4,2500 रुपया महीना। वहां झंडा क्यों नहीं गाड़ लिए? ये जो है ना, सच को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति राजनीति में, ये चुनावी तौर पर भी घातक होती है। वो रिजल्ट में दिख ही रहा है। नहीं देख रहे थे उत्तर प्रदेश? ऐसा तो नहीं कि हम लंदन से आए हैं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। दीपक रंजन, तो इस परिवर्तन को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए अमिताभ भाई, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही, सुनने में सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही कि पुलिसिंग को लेकर के कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से
ध्वस्त हो चुका था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के अमिताभ भाई जब 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिसिंग को चुस्त और दुरुस्त करने का काम अगर किसी ने किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे डायल 100 के माध्यम से, चाहे पीसीआर गाड़ियों के माध्यम से। और रहा सवाल, देखिए रहा सवाल एक्सप्रेस वे का, तो एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आगरा बनाने का काम किया। 300 मैंने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट समिति का जो टेंट तंबू वाला कार्यक्रम हुआ था उससे क्या हुआ, ना आप समझे नहीं बात। मैंने तो मेरे भाई इतनी बात कही जो कट नहीं सकती, ना भाजपा काट सकती, ना कांग्रेस, ना चिदंबरम, ना अखिलेश जी। क्या बैंक, फिर सुनिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा उत्तर प्रदेश में आया, घोषणा करने का नहीं, जो डिस्पर्स हुआ पैसा, उसकी बात मैं कह रहा हूं देश में। इसमें हम और आप कैसे कर सकते भैया? पहले एक धारणा बनाई गई कि भाई योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, क्या? उसके विरोध में लोग खड़े हो गए, बोले जी बुलडोजर बड़ा खराब है। अब उस लोगों ने कहा ये तो संविधान और कानून की आत्मा की हत्या हुई जा रही है, क्या? अतीक का लड़का मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस के जो उमेश पाल को मार के भाग रहा था, तो लोगों ने कहा कानून की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। क्या अतीक के लड़के कोई संविधान बता दिया? वो धीरे धीरे उसका असर उत्तर प्रदेश को ये दिखा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का, कि विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के तो है नहीं, ये आंकड़े कर्नाटक पर भी लागू है, बंगाल पे भी लागू है, नीतीश बाबू के बिहार पर भी लागू है, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश पर भी लागू है। पिछले 1 वर्ष में वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद 8 करोड़ लोग आए, 8 करोड़। ये भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा से कई गुना ज्यादा है। वृंदावन मथुरा में 6 करोड़ लोग आए, यानी 50 लाख पर मंथ। एक आदमी ने 500 रुपया भी खर्च किया हो, आने जाने, खाना, रुकना, खर्चा, माला फूल से लेके, तो भी गुणा करके अर्थव्यवस्था का परिचालन देख लीजिएगा। इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा से फर्क नहीं पड़ेगा, भाजपा से। जो आया वो तो फुटप्रिंट आजकल रिकॉर्ड होता है। 500 तो बहुत छोटा नंबर है। मैं हम कह रहे 500 मानो भाई, भाजपा वाले 2000 मान ले, कांग्रेसी 500 मान ले, सपा वाले 750 रख ले, मान लो, तो भी कुछ तो पैसा खर्च किया जो आया होगा। बनारस नहीं, दक्षिण से जो बनारस तक आया उसने कुछ खर्च नहीं किया, हवा में तो आया नहीं। दक्षिण वालों की कैपेसिटी ज्यादा है और ना हवा में रहा, वो पैसा कहां है? कितने गरीबों ने उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। खैर, और उससे पहले जब उत्तर प्रदेश था तो ताजमहल छोड़कर, क्या जो कुछ थोड़ा बहुत आता था ताजमहल में आता था, बाकी टूरिस्ट की स्थिति इसलिए नहीं थी कि टूरिस्ट कौन अपनी जान संकट में डाले, कौन किसके तमंचा लगा दे 12 बोर का हैंडमेड, तो और जान लेने देने पड़ जाए भैया। हाँ, अर्थव्यवस्था कागज पर कैसे चलती है इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण भारत के पास है। एक नाम लिया था मेरे दोस्त सैफ साहब ने, पी चिदंबरम साहब का, उन्हीं से जुड़ा एक वो मसला है। ये मसला सबके लिए ये सुनने योग्य है, दीपक भाई के लिए भी, कि घर की बालकनी में गमलों में गोभी उगा के करोड़ों रुपया आ गया। बोले रुपया कहां से आया? बोले घर के बालकनी के गमलों में गोभी उगाया। क्या? हमने ट्रकों गोभी सर्दी में बिकते देखा, कौड़ियों के दाम है। वो घर की बालकनी में उगा के बड़े आदमी हो गए। अब ऐसी अर्थव्यवस्था को तो प्रणाम करना पड़ेगा। फिर ऐसा मंत्र किसी के पास नहीं कि बालकनी में गोभी बेच के अरबों करोड़ों आ जाएंगे। ये किसके पास है? ये तो चिदंबरम साहब जैसे लोग ही जान सकते हैं, जो बड़े लोग हैं भाई, और कौन जान सकता? मनीष जी, मेरा कहना ये कि जो चीजें परसेप्शन की हो उन पर विवाद होना चाहिए, ठीक, लेकिन जो चीजें आंकड़े की हैं उन पर विवाद कैसे हो जाएगा? एक फैक्ट्री बंद थी, वो अगर चालू हो गई तो इस पर विवाद तो नहीं हो सकता। भाजपा के लिए भी चालू हो गई, कांग्रेस के लिए भी हो गई, और सपा के लिए भी, और बसपा के लिए भी नहीं। अमिताभ जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। स्थिति ये है कि राजनीतिक दल किसी भी सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, ये देश का दुर्भाग्य है। अब इस सैफ साहब ने कहा कि भाई जो हर 4-5 साल में जो है जीडीपी डबल हो जाती है। मैंने कैलकुलेट करके देखा, 1922 में 222 करोड़ की हमारी देश की जीडीपी थी। उस लिहाज से देश की जीडीपी 2010 में 36 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, और थी कितनी? 1,36,000 करोड़।
इसका मतलब है। और अगर मैं चार्ट देखता हूं 3.5 से 5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी, और इसी आंकड़े को अगर 2010 से 2022 तक देखेंगे तो आंकड़े आपको उल्टे नजर आएंगे सिवाय 2019 और 20 को छोड़ने के बाद। खैर, मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि आप जब आंकड़े हो तो आंकड़ों के विरोध प्रस्तुत करिए। हैरानी की बात यह है कि गरीबी पर बिहार ने भी काम किया है, पर विपक्ष उस बिहार की उपलब्धि को गिनाने से हिचक रहा है, नहीं जानता क्यों। और आपने एक लास्ट में एक बात कही ना चिदम्बरम की, काले धन को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है। ये अलग बात है कि वो एग्रीकल्चर इनकम हुई थी या नहीं हुई थी। उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने गोभी उगाई थी, उसी तरीके से प्रियंका गांधी ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसे राणा कपूर ने खरीदी थी यस बैंक ने। प्रियंका जी ने उसके बाद दोबारा कभी पेंटिंग नहीं बनाई जो करोड़ों में बिकती हो। ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का क्या है? $1 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हो। $1 ट्रिलियन कब होगा? जब ग्रोथ रेट कितनी होगी? आज की तारीख में अमिताभ भाई ग्रोथ रेट है 12 से 13%, जो एक्चुअल में है भी नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। जब तक 34% ग्रोथ रेट नहीं होगा तो आप कैसे $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं? और अभी आप अमिताभ भाई, आप गमले में पैसा उगाने की बात या जो भी आप कह रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह रहा भैया, जो अदालत में कहा सो कह रहा हूं। मैं थोड़ी ना गोभी उगाता हूं यार, गजब कर रहे हैं। जी चलिए, गोभी। हाँ? तो ये बात, ये क्वेश्चन जैसा से ये भी पूछना चाहिए जो आदरणीय गृह मंत्री जी के पुत्र हैं कि आज वो इनकम टैक्स जमा करते हैं कुछ और, अगले साल उनका आईटीआर, एक साल में कौन सा बिजनेस उन्होंने कर लिया कि एकदम से उनका कई टाइम जो है वो आईटीआर उनका बढ़ गया, उनका प्रॉफिट उनका बढ़ गया। तो ये सवाल तो उनसे भी करने वाला है, जयशाह जी से। अब मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक दीपक जी, मैं सैफ खान साहब को आपको सलाह दूंगा, तत्काल एक मुकदमा दायर करिए। क्या यहां मत कहिए, तत्काल एक मुकदमा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर नॉर्मल ग्रोथ हो, सुनिए जो यहाँ पे पैनलिस्ट में बैठे हुए एक्सपर्ट हैं, नॉर्मल अगर देश की ग्रोथ हो ना 11 से 12% तो डबल हो ही जाता है। इनको जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जो है ऑलरेडी डबल हो जाए। और स्टेट टू स्टेट डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है, जो आप सिर्फ एक बिहार का एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उस बिहार का एग्जांपल जो जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही, क्या इस बिहार का एग्जांपल जब अब रुकना होगा सैफ खान, अब रुकना होगा। भाई लगातार आप नहीं बोलोगे, अब रुक जाओ, अभी रुकिए जवाब। अब आप सुनील वंशी के पास चलूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे रुके ये नहीं, अरे होगी बात, दोबारा आएंगे तब आना, तब बोलना। कांग्रेस को जितनी बातें कहनी है वो सब वो लगातार कह रही है, ठीक। उसने 19 में भी यही सब कहा था, 19 में देश ने जनादेश दिया, 24 में फिर दे देगा। फिर कांग्रेस क्या मान लेगी? फिर मान लेगी कि नहीं, कि फिर भी नहीं मानेगी? और अगर फिर भी नहीं मानेगी तो थेथरी कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के इन्हीं तर्कों को जनता के बीच में जब कांग्रेस लेके गई तो उसको 2% वोट मिला, 100 में 2। उसकी बात को सच्चा कैसे मान लूंगा? 100 में 2 वोट मिला ना। हर 100 में 2 लोगों ने आपकी बात पे यकीन किया, 98 ने तो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है ना, जहां से सोनिया गांधी है, जहां से राहुल गांधी, जहां से प्रियंका गांधी प्रभारी थी, वहां वही स्थिति है, 100 में 2। और कह रहे हम जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी झूठे हैं। अरे कैसा नहीं कहो महाराज, रुक जाओ। 80 करोड़ रुपया साल में आता था ताजमहल से, क्या 8 करोड़ यात्री वाराणसी में आए एक साल में। 8 करोड़ लोगों ने अगर 1000 रुपया खर्च किया तो कितने करोड़ हो गए? 8000 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो गई काशी में, केवल इसलिए, बाकी छोड़ दीजिए। और मजे की बात तो ताजमहल 80 करोड़ और 8000 करोड़ में कुछ फर्क है कि नहीं है? ननकू और रज्जाक की जेब में वो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? मनीष गुप्ता छोटी टिप्पणी, फिर राघवन जी के पास चलूंगा। निश्चित रूप से जाएगा। यहाँ एक तरफ तो 1% वर्सेस 100% का फर्क है, और दूसरी बात यह है कि जो काशी आ रहा है वो कम से कम 2 दिन रुक रहा है, और जो ताजमहल आ रहा है वो ताजमहल सिर्फ सुबह देख के शाम को निकल जाता था, क्योंकि आगरा की होटल इंडस्ट्री इस बात से हमेशा परेशान थी कि दिल्ली की होटल लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि टूरिस्ट को आगरा में रुकना ही नहीं देती। वो यहीं से गाड़ी लेके जाता था और लौट आता था। हाँ। अब वो अगर वाराणसी जाता है तो 2 दिन रुकता है, वृंदावन जाता है तो 2 दिन रुकता है, यानी उसका जो खर्चे का रेशो भी डबल है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, अगर मनी का मूवमेंट इस तरीके से चलेगा तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सबके हाथ में होगा, जिसका रिजल्ट है गरीबी घट रही है। और अगले 5 साल में हम 2026-27 में देखेंगे, जब 21 से 26 का आंकड़ा आएगा तो निश्चित रूप से बेहतर आंकड़ा आएगा। अरे कहां से घट रही है, मुझे बताइए ना, कहां से घट रही है? महंगाई जो चरम पे है, स्वास्थ्य दिशा में क्या क्या उन्होंने शिक्षा ठीक भैया, दीपक जी, ठीक है, मुन्ने मतर भिन्ना, सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। उधर विपक्ष की आपसी राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान से बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी के सहयोगी जेडीयू को उनका बयान पसंद नहीं आया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के कई संयोजक बनाए जाने की बात कही थी।
जेडीयू को भरोसा था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की पहल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस नए गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला हो सकता है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि एक से अधिक संयोजक बनाने का कोई खास मतलब नहीं है। हालांकि राज्यों के हिसाब से संयोजक होना एक अच्छा विचार है। एनडीए में भी प्रदेश संयोजक हुआ करते थे, लेकिन एक से अधिक संयोजक अच्छा विचार नहीं है। हम जानते हैं कि लालू यादव इंडिया गठबंधन के एजेंडे को इतने मुख्य हिस्से के बारे में एक तरफा बात कैसे कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले लालू यादव को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आगामी बैठक में क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय संयोजक के पद पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ अन्य दल का भी समर्थन मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच उनका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर उनका जाना कुछ विपक्षी नेताओं को रास नहीं आया। भाजपा के साथ नीतीश के पुराने संबंध को देखते हुए कुछ विपक्षी दल इसे मुंबई की बैठक से पहले जेडीयू द्वारा दबाव की राजनीति के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार राहुल गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अपनी यात्रा निकालना चाहते थे। कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रधानता देने के लिए सहमत नहीं हो सकती। इसके अलावा नीतीश कुमार की दोहरी राजनीति बिहार में काम कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।